नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग आज से नया पब्लिकेशन प्रभात का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट सीडीपीओ स्पेशल है आपका, लेकिन ये आपका 67वीं बीपीएससी के जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि दोनों का लगभग पैटर्न सेम है एग्ज़ाम प्री का। तो दोनों के अभ्यर्थी इसको देखिए और चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखिए है कि पंच महाव्रत, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। कह रहा है पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है पंच महाव्रत और त्रिरत्न जैन धर्म का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पंच महाव्रत के अंतर्गत कौन कौन चीज़ आते हैं। तो सबसे पहले सत्य अहिंसा है। सत्य मतलब समझ सकते हैं, सत्य सही बोलना है। अहिंसा मतलब हिंसा न करें। तीसरा आता है इसका अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी, चोरी हो जाता है, चोरी भी नहीं करना है आपको। फिर आपका एक होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कि किसी भी चीज़ को संचित या संग्रह नहीं करना। जैसे मान लीजिए धन का संग्रह कर रहे हैं, लेकिन आपका जैन धर्म में धन संग्रह अनुचित बताया गया है। और उसका फिर पांचवा में आता है आपका ये सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, और एक हो गया ब्रह्मचर्य। ठीक है, आपका ब्रह्मचर्य हो जाएगा। ये पांच जो हैं इसको हम लोग बोलते हैं पांच महाव्रत जैन धर्मों का। अब बात कर लेते हैं त्रिरत्न का। तो सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दोनों सब में लगेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, ये तीन जो है इसलिए इसका नाम पड़ गया त्रिरत्न। ठीक है, ये आपका किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक की अभिलेख में प्रयुक्त की गई है। देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग समझेंगे कि सबसे अधिक, ऐसा तो 40 से अधिक भी इसका अभिलेख मिल चुका है, लेकिन हम लोग इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी अधिक भाषा में अभिलेख लिखी गई है। तो वो आपका प्राकृत भाषा में अधिकांशतः मिलेगा। ठीक है, प्राकृत के अलावा आपको प्राकृत भाषा में आपका ब्राह्मी मिल जाएगा, खरोष्ठी, अमायिक और ग्रीक। ये ऑप्शन जो है इन सभी भाषाओं में भी आपको प्रयुक्त की गई है इसके अभिलेख का। अब इसके एक क्वेश्चन हमेशा आता है, पूछता है आपका कि इसके अभिलेखों को पढ़ने की सफलता किसको दी गई है। ठीक है, तो ये पढ़ने वाले थे आपका जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, प्रिंसेप कहीं प्रिंसेस लिखेगा, कहीं प्रिंसेप मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए इशू नहीं समझना है, ऑप्शन में जो रहे उसको मार के आगे बढ़ जाना है। तो ये कब पढ़ा था आपका? 1837 में इसने सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप में अशोक के शिलालेख को पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है कि मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। तो जो खान के अध्यक्ष होते थे उनको अकारा अध्यक्ष बोलते थे। नेक्स्ट देखिए है कि ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण। ठीक है, ये जो ब्लेड ब्यूरिन प्रकार है, ये उपकरण जो है कह रहा है कि किस परंपरा के परिचायक लक्षण है। तो देखिए ये पूर्व पाषाण काल में आ जाएगा, और वो भी उच्च पूर्व पाषाण का इसको श्रेणी में रखा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि अशोक के शासन काल में आयोजित बौद्ध संगति के अध्यक्षता किसने की थी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बौद्ध संगति पहली कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, तीसरी, चौथी, और ये सब जानकारी रखेंगे तो आसानी से मार लेंगे, और इसके अध्यक्ष भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे तीसरे के? मौखलीपुत्र तीस। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति की बात किया जाए तो वो आपका हुआ था कहाँ पर? पहला हुआ था आपका 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 483 ईसा पूर्व में पहला हुआ था, और इसकी किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका अजातशत्रु। ठीक है, ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। दूसरा जो था वो आपका हुआ कहाँ? वैशाली में, और वो आपको किया था किसके किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक था। और जो तृतीय हुआ वो हुआ था आपका अशोक के शासनकाल में। ठीक है, तो ये तृतीय आपका ध्यान देने के लिए। अब तीनों का तीनों हम लोग यहाँ तीन अशोक का देख लिया, और चतुर्थ जो है वो आपको हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। जितने भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहेंगे कि हम आपको रिवीजन कराते चले, तो उसी को मद्देनज़र हम लोग चाहेंगे कि सब करते हुए आगे बढ़ें।
अब देखिए कर रहे हैं कि खाद्य संग्राहक खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। तो खाद्य का उत्पादन जो होता था वो उसको रखने का जो सिलसिला चालू हुआ वो आपका किस पाषाण काल में हुआ था? तो ये नवपाषाण काल में ये प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कर है कि विजयनगर के जो कृष्णदेव राय हैं, ठीक है, जो शासक कृष्णदेव राय, उनके कवि कौन थे? ठीक है, तो देखिए कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है उसको बोला जाता है कि ये आपका स्वर्ण क्लासिकल युग बोलते हैं इसको। किसका? तेलुगु साहित्य का। ठीक है, तेलुगु साहित्य का सबसे ज़्यादा उत्कर्ष आपका हुआ था वो कृष्णदेव राय के काल में ही। तो इसमें देखिए इसी के दरबार में हुआ करते थे आपको अष्टदिग्गज। ठीक है, अष्टदिग्गज जैसे कि नवरत्न आपका, फिर अष्टप्रधान, तो उसी तरह से दिग्गज किसके शासन का किसका दरबार का था? तो ये आपका कृष्णदेव राय का। जैसे नवरत्न अकबर का था और फिर आपका अष्टप्रधान मराठों का था। तो उसमें आपका कमेंट करके बताइए आप लोग, अष्टप्रधान, कमेंट आप लोग करते नहीं हैं, अष्टप्रधान किसके दरबारी हुआ करते थे? ठीक है, किसके शासनकाल में अष्टप्रधान थे? ये जैसे कि अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के शासनकाल से संबंधित है, तो उसी तरह से अष्टप्रधान का कमेंट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन दे दिया है कि इसके राज्य कवि कौन थे इसमें। ठीक है, तो इसमें अलसनी पेदना हो जाएंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनके बारे में बताते चले कि जो अलसनी पेदना है ये तेलुगु के अलावा संस्कृत भाषा के भी बहुत अच्छे ज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दासबोध नामक पुस्तक है किसका? रामदास का। ठीक है, दासबोध रामदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि परमार वंश के शक्तिशाली शासक कौन था? तो सबसे बड़ा महिर भोज को माना गया है, भोज हो जाएगा परमार वंश का। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है, मतलब इतिहास का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें बाणभट्ट की जो कादम्बरी है ये एक बोल सकते हैं कि प्रेम प्रसंग का है, इसमें कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं दे सकते कादम्बरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 11 नंबर कर है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो भाई आपका वाजिद अली शाह हो जाएगा, अंतिम नवाब पूछ रहा है। ठीक है, अवध का, तो ये आपका वाजिद अली शाह ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपका जेम्स मिल द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 13 नंबर है कि कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? यह आपका है याज्ञवल्क्य, ये स्मृति में आपको मिल जाएगा कायस्थ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि कपित राज सम्मेलन का संबंध, कपित राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये आपका बरदौली आंदोलन से आ जाता है। अगला देखते हैं जो 15 नंबर है, केशवराज सेन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कथन और पूछ रहा है कौन कौन सा इसमें कथन सही है। ठीक है, देखिए पहला है आपका कि वह जो है 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने थे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। केशव चंद्र सेन 1857 में ग्रहण किया था ब्रह्म समाज की सदस्यता। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने नए संगठन की स्थापना की थी। तो ये भी देखिए आपका अलग होकर उसी का नाम परिवर्तित करके किया था, वो लगा दिए थे बस भारतीय शब्द। तो भारतीय ब्रह्म समाज का जब भी पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? केशव चंद्र सेन संस्थापक हो जाएंगे। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि व्यापक भ्रमण करने वाले वे प्रथम समाज सुधारक थे। तो यहाँ पर ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये जो है सबसे ज़्यादा घूम घूम के अपना जो है प्रचार प्रसार किए हैं धर्म सुधार के लिए। तो इसमें भी हम लोग बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला कर है कि इनकी मृत्यु 1884 में हुई थी। ठीक है, ये देखिए आपका स्टेटमेंट ये भी बोलेंगे कि आपका सही है, इनकी मृत्यु जो है वो कब हुआ था? नहीं, आपका 1884 नहीं होगी। ठीक है,
तो उनकी मृत्यु जनवरी 1884 में ही हुई थी। तो 1884 आप बोल सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। केशव चंद्र सेन से जुड़े आपके सभी तथ्य सही हैं, तो डी ऑप्शन हम लोग ले लेंगे। उपर्युक्त सभी आपका स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि जोनाथन डंकन ने 1792 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? संस्कृत कॉलेज आपका वाराणसी हो जाएगा। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहे हैं कि भारत में स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति किसने दी थी, किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी का हो जाएगा। जिसमें कि आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो जो आया था आपका चार्ल्स वुड वाला 1804 में, इसमें आपको महिलाओं को भी एक शिक्षा देने की बात की गई थी। तो आपका डलहौजी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित को असुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का असुमेलित हमको इसमें चुनना है कि कौन कौन सा है और उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जमा मस्जिद जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर इसके संस्थापक दिए गए हैं। ठीक है, तो जमा मस्जिद जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? इसमें हुसैन शाह सरकी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखिए मोठ मस्जिद है, ये सिकंदर लोदी का हो जाएगा। ठीक है, फिर झंझरी मस्जिद जो है वो आपका इब्राहिम सरकी का हो जाएगा। इब्राहिम इब्राहिम जो है लोदी का हो जाएगा। यहाँ इब्राहिम झंझरी मस्जिद ले लेंगे, इब्राहिम लोदी। और हजार सितुन महल जो है ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी का। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसमें हम लोग का। और एक बच गया आपका कुब्बल उल इस्लाम, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का है। तो इस तरह से मैच किए हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 1 2 3 1 2 5 4। आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। 3 1 2 5 4 आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है 19 नंबर की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये हैदराबाद था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दो व्यक्त किए गए हैं जिनमें से एक कथन है और एक कारण दिया गया है। इसमें हम लोग को दोनों को चूज करके बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका एसर्शन और रीजन दोनों दिया हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अनुसार आइए पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखेंगे पहला स्टेटमेंट है कि गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। ये आपका स्टेटमेंट सही है। करें इसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना, सभी संप्रदायों का प्रतिनिधि सरकार हो। ये बिल्कुल दोनों का दोनों सही ले लेंगे। अब देखते हैं आपका कौन सा है, दोनों सही है। और कह रहा है आपका कि रीजन ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर रीजन में हमारा डी में ऑप्शन कह रहा है कि व्याख्या करता है और एक है नहीं करता है। तो व्याख्या नहीं करता है और एक है व्याख्या करता है। तो आपका रीजन जब उद्देश्य कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सही है? तो सबसे पहले देखिए आपका इसमें हुआ था लखनऊ समझौता, सबसे पहले हो जाएगा। ऑप्शन में ए ही वाला लग रहा है, मिल रहा है आपका, ए ही हो जाएगा। ठीक है, चूंकि लखनऊ समझौता हुआ था कब? 1916। चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कॉन्स्टिट्यूटिव दिया हुआ है, ऑप्शन ए है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह है आपका निम्न में से किसे ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? ये लॉर्ड लिटन का एक और उपनाम है, ओवेन मेरेडिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये है स्लीमैन का श्रेय दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का है कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना हुआ था। ठीक है, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें आपका स्थापना कहाँ की गई थी? 1773 में जैसे ही आता है तो 74 में आपका स्थापना कर दिया जाता है कलकत्ता में प्रेसिडेंसी का, जो आपका तीनों का सुप्रीम कोर्ट एक बना दी जाती है।
तो ये 1774 में स्थापित हुआ था कलकत्ता में 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कर है निम्नलिखित में से घटनाक्रम के अनुसार फिर इसको सजाना है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है वो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757, फिर आपका बांडीवास का युद्ध हो जाएगा कब, तो 1760। तो इसके अनुसार मिलाएंगे तो सबसे पहले कौन आना चाहिए, 57, प्लासी, तब बांडीवास और तब आपका बक्सर। इस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सत्यशोधक समाज के, सत्यशोधक समाज नहीं यहाँ पर पूछ रहा है आपका सत्यशोधक समाज भी रहता है, मंडल यहाँ लिख दिया है तो कोई घबराइएगा नहीं, वही होगा आपका ज्योतिबा राव फुले ही होंगे। सत्यशोधक मंडल के स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा राव फुले ही हो जाएगा। ठीक है, कब किया था इन्होंने, 1875 मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सन 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 1906 का देखिए जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसका दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था और इसी में सर्वप्रथम आपका कलकत्ता अधिवेशन में ही इन्होंने स्वराज शब्द का भाषण में उपयोग किया था। तो ये दादा भाई नौरोजी आपका ऑप्शन ए दे ही रहा है। 1906 में कांग्रेस का जो ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता लिख लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और उसके बाद हम लोग को बताना है। तो देखिए ये आपके ये सब जितने हैं आपको ये ऋषि संत जो हैं इनका किस राज्य से संबंध है उसको मिलाना है हम लोग को। तो पहला में आपका नामदेव पड़ जाते हैं महाराष्ट्र के, चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये आ जाएंगे पश्चिम बंगाल में और सूरदास का आपका संबंध हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश और फिर आपका नानक का, गुरु नानक का पंजाब में ले लेंगे। तो इस तरह से मिलेगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन सी करेक्ट। 29 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि मुंबई के नौसैनिक विद्रोह की घटना कब हुई थी। 1946 फरवरी हो जाएगा। ठीक है, फरवरी दो ऑप्शन है लेकिन फरवरी लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। कह रहा है कि अकबर के सैन्य अभियानों का कार्यक्रम जो है वो सजाना है, सबसे पहले कहाँ उसने किया था। तो देखिए जो मालवा का था वो सबसे पहले था इसका 1561 का, जो आपका ई ऑप्शन सबसे पहले ले लेना है। फिर आपका मालवा के बाद आ जाइए गुजरात अभियान, कश्मीर, हल्दी घाटी, ये 1 नंबर कश्मीर, फिर आपका हल्दी घाटी ले लेना है। फिर आपका सिंध विजय और फिर आपका यहाँ देखिए गुजरात वाला लिखना हम भूल गए। ठीक है, तो गुजरात ये 2 हो जाएगा तो एक क्रम बढ़ा लेंगे सब में, 3 और ये आपका 4 जो कि छूट रहा था। उसके बाद सिंध और उसके बाद असीरगढ़ का सबसे लास्ट में 1601 में हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलाइएगा तो ए बी फिर आपका ये 3 नंबर है ए बी सी डी और सीरियल टू सीरियल दिया हुआ है ABCD EF। तो इस तरह से मैच कर जाएगा आपका। यहाँ देखिए ABCDEF ए, अच्छा इसमें देखिए 1 के बाद बी वाला, बी के बाद 3, यहाँ थोड़ा डिफ़ॉल्ट लग रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको हम यहाँ लिखते चलते हैं, हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला देखिए मालवा जो है वो हुआ था 1561 में और ये जो है गुजरात अभियान 1500 ये हो जाएगा कब से, 72 से 73। कश्मीर का आपका हुआ था 1586, हल्दी घाटी आपका 1576। ओ यही मिस हो गया है, देखिए यहाँ पर चूँकि 76 के बाद आपका 86 होगा तो ये आपका 3 नंबर ले लेना है और ये आपका 4। बाकी सिंध देखिए आपका हुआ था कब, 1595 और ये हो जाएगा 1680 का 1। तो इस तरह से देखिए अब आ गया कॉन्सिक्यूटिव, ये डी के बाद आपका सी होगा तब जाके आपका ऑप्शन सी इसके अनुसार मिल जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये आपका क्लियर हो गया डाउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन सब देख रहे हैं बिल्कुल आपका एग्ज़ाम बेस्ड पैटर्न दिया गया है, इसीलिए इसको थोड़ा कठिनाई होगी तो घबराना नहीं है। हम लोग सीखने के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, अपना अनुमान देख रहे हैं कि कहाँ तक हम लोगों का
पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो एक तरफ देखिए है इस्पात उत्पादक क्षेत्र और एक है आपका लौह अयस्क का स्रोत, उसको कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखिए भद्रावती जो है वो आपका केमानगुंडी या कर्नाटक से है। फिर देखिए भिलाई का मिलता है आपका राजहरा से। जमशेदपुर कहाँ से लेता है, गुरु महिपानी से। और ये आपका बचा कुल्टी आसनसोल का गुआ से आती है। तो 1 4 2 3 मिला देते हैं ऑप्शन। यहाँ पर देखिए मिसमैच लग रहा है। 1 2 बी का आपका हो जा रहा है, बी का आ जा रहा है 4 नंबर, तो 1 के बाद 4 यही है। देखिए 1 4 2 3 ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 से इसको भी मिलाना है। तो ये फसल है और उसके प्रमुख उत्पादक यहाँ पर देश के अनुसार आपको लेना है कि कौन सा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपका नारियल जो है वो कहाँ सबसे मिलेगा, पापुआ न्यू गिनी में आपका सबसे ज़्यादा नारियल होता है। केला जो है वो आपका होता है इक्वाडोर में। मूंगफली आपको मिलती है सेनेगल में। और चाय सबसे ज़्यादा हो जाएगा केनिया में। तो इस तरह से मिलाएंगे आपका, तो ए का 2 3 4 1 ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि इसमें हमारा बैरन द्वीप जो है यहाँ आपका ये मात्र यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, उसके अलावा भारत में और कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहाँ पड़ जाता है आपका, अंडमान के आसपास में। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कि भारत में भ्रंश घाटी में, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, भ्रंश घाटी में बहने वाला नदी कौन सा है, नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, सीधे मारिएगा, भ्रंश जहाँ पूछेगा आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कहाँ से निकलती है नदी, अमरकंटक से, ये भी जान लीजिए। अगला है निम्नलिखित में कौन अजैविक घटक नहीं है, मतलब जो आपको जीव द्वारा गलाया नहीं जा सकता या उसका विघटन नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अजैविक बोलते हैं। तो यहाँ पर अजैविक घटक नहीं है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट केमिकली चीज़ है ये सब, तो आपका शैवाल जो है वो जैविक घटक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 36 नंबर कह रहा है कि कथन पढ़ना है और कूट के अनुसार आपको देना है। तो देखिए कह रहा है कि ओजोन एक प्रकार का, कह रहा है आपका कि ये देखिए यहाँ कूट आपका दिया हुआ है, कूट के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो आइए स्टेटमेंट देख ले रहे हैं। कह रहा है आपका कि ओजोन जो है एक प्रकार का ऑक्सीजन है, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ऑक्सीजन ऐसे होता है O2, बोल सकते इसी का अपरूप ऑक्सीजन का ही माना गया है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब कह रहे हैं इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु और नाइट्रोजन के 1 परमाणु पाया जाता है, नहीं, केवल ऑक्सीजन का 3 परमाणु अकेला होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए कह रहे हैं यह सौर विकिरण से पराबैंगनी रश्मियों को अवशोषित करता है, बिल्कुल इसका सबसे बड़ा कार्य यही है। फिर कह रहा है इसका सर्वाधिक सांद्रण उच्च कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, नहीं निम्न हो जाता है वहाँ आपका। इस तरह से ऑप्शन सी आपका 1 और 3 दो ही ऑप्शन सही हुआ, सी ले लेना है। अगला देखिए है 37 का है कि नागा जनजातियाँ की बस्तियाँ सामान्यतः नागा जनजाति पाए जाते हैं वो आपको कटक शिखर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो कूट के अनुसार देखना नहीं है। देखिए यहाँ पर आते हैं तो इसमें मेरा मैच कर रहा है डी जो है ये आपका मर्तवान की खाड़ी, ये म्यांमार में, ये आपका सही है। ठीक है, बाकी देख लीजिए आपका जो है कारपेंटिया की खाड़ी इटली में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सब क्लियर करते चलते हैं, भले थोड़ा सा वीडियो लंबा हो लेकिन हम लोग टोटल चीज़ याद करेंगे। ठीक है, फिर देखिए आपका पोहाई की जो खाड़ी है, पोहाई की खाड़ी ये आपका थाईलैंड में नहीं बल्कि ये वियतनाम में पड़ जाता है। फिर देखते हैं आगे आपका है टोंकिंग की खाड़ी, ये मलेशिया में नहीं बल्कि ये आपका कंबोडिया के आसपास, कंबोडिया में है। ठीक है, आपका इस तरह से डी मेरा केवल सुमेलित थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुशमैन का निवास क्षेत्र निम्न में से कौन सा है।
ये आपका कालाहारी हो जाएगा। फिर देखिए आपका है कि पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान, ठीक है, सबसे ज़्यादा आयतन कहाँ पाया जाएगा, तो ये जो पाया जाता है वो करोड़ में, मतलब करोड़ में भी सबसे ज़्यादा कहाँ, तो जितने अंदर जाएंगे वही आपका सबसे ज़्यादा मिलेगा कठोर चीज़, तो वो आपका आंतरिक हो जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन ले लेना है, अंदर की ओर। अब देखिए भूतापीय शक्ति मुख्यतः किस रूप में पाई जाती है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ की ये नवीकरणीय एक ऊर्जा है, ठीक है, क्योंकि यह फिर से कंजर्व हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में औद्योगिक केंद्र विकसित हुए, तो उसका कह रहा है कि इसमें विकसित होने का कारण क्या क्या था वो देखना है। तो पहला कह रहा है कि कच्चे माल का सदुपयोग के लिए, कच्चा माल तो यहाँ का यूज़ करता नहीं था वो लोग। फिर देखिए है कि भारी उद्योगों के विकेंद्रीकरण के लिए, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर देखिए आपका कह रहा है कि तीसरा है जनसंख्या प्रवर्धन के अपार वृद्धि को रोकने के लिए, ये भी आपका हो जाएगा। फिर अविकसित क्षेत्रों को विकसित करने के लिए स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक केंद्र जो है विकसित हुए थे। तो यहाँ पर 2, 3, 4 ऑप्शन देखेंगे आपका, 2, 3, 4 में आपका, क्षमा चाहेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, तो ऑप्शन से थोड़ा हट रहे हैं, तो हम लोग एक चीज़ यहाँ उल्टा हो गया था। ये देखिए विकसित होने का बात कर रहा है, तो कच्चा माल तो रहेगा ही आपका, ये आपका सही होना चाहिए कच्चे माल वाला, ठीक है। और इसमें जनसंख्या के वृद्धि से कोई औद्योगिक क्षेत्र में लेना देना नहीं है, प्रबंधन के वृद्धि को रोकने का ये काम नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन इस तरह से देखेंगे तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। 1, 2, 4 आपका ऑप्शन सी बता रहा है, तो इस तरह से बी बता रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे गंगा नदी नौ परिवहन हेतु उपयुक्त नहीं है। देखिए इसमें जो है नौका परिवहन तो होता है, तो ये कह रहा है कि परिवहन हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ये कथन हम लोग गलत मानेंगे। फिर कह रहा है नदी के जल प्रसरण में अत्यधिक घट बढ़ होती है। सही बात है, गंगा सूखती भी है, बढ़ती भी है लेवल, तो ये आपका आर स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ए गलत है, ठीक है। आइए देखते हैं, आपका ए असत्य और आर सही, डी ऑप्शन ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैरियाना जो है ये भी आपका हो जाएगा, टैगा भी है और अल्यूसियन भी है, लेकिन सुंडा आपका नहीं है। प्रशांत महासागर का हो जाएगा सी ऑप्शन। ये कहाँ पड़ जाता है, हिंद महासागर में, आपका हिंद महासागर हो जाएगा इसका। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपका 45 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भौमिकीय काल शिलाओं के अभिनव जमाओं से विशेषित है। ये हो जाएगा आपका हेलोसिन, होलिसिन हो जाएगा, होलिसिन। नेक्स्ट देखिए है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन कहाँ अवस्थित है, ये आपका यूएसए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 47 है कि धैलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ जो है ये पड़ जाता है आपका धैलाधर और पीर पंजाल लघु हिमालय का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन 48 है, निम्नांकित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद से कथन और ये बताना है कि आपका कौन सा सही है। कथन है कि तटीय उत्तरी अमेरिका वर्ष पर्यंत वर्षा करता रहता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यह स्थलोन्मुख वायु द्वारा लगभग वर्ष भर प्रभावित है। बिल्कुल आपका वहाँ का जो वायु है वो प्रभावित करता है वहाँ के वातावरण का, तो ये आपका आर तो मानेंगे सही है, तो ए असत्य और आर सही ऑप्शन दे रहा है आपका, डी ऑप्शन ले लेना है हम लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा हमारा हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ के बाद पाया जाता है कौन सा आपका, तो जला, ठीक है, जला आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा लाल मिट्टी। उसके बाद 2 नंबर पे फिर काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से 3 कंसेक्यूटिव याद रखेंगे कम से कम, जलोढ़,
जला, जला काली याद रखेंगे तो जला, और ज से जलोढ़, लाल से लाल हो जाएगा, और काली मिट्टी आपका काली हो जाएगी। ठीक है। 50 क्वेश्चन देखिए, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। ये आपको पड़ता है कैलिडोनियन युग का, इसको माना गया है अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था से कोटा जो है निम्न में से कौन सी संख्या होती है। तो कोटा का मतलब हो जाता है आपका कि जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। यह आपका जयप्रकाश नारायण का था। अगला क्वेश्चन देखिए 53 का रहे कि निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है। तो इसमें हम लोग देंगे, डेडिकेशन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस जो है, इसमें दबाव समूह के अंतर्गत हम लोग रखेंगे, क्योंकि यह देखिए प्रत्यक्ष रूप से यह अपने समर्थकों के लिए कोई राजनीतिक मांग का प्रस्तुत नहीं करता था। ये तो हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से। 54 नंबर क्वेश्चन है कि संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, ये हो जाएगा संवैधानिक का। विधि के शासन पर आधारित, ये भी आपका हो जाएगा, और लोकतंत्रात्मक ये संविधान की विशेषता है। तो तीनों आपका उपयुक्त सभी डी ऑप्शन ले लेंगे हम लोग। 55 है कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छेद्यम तत्व है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कार्यपालिका जो है विधायिका का विलयन जो है ये माना गया है संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छेद्यम तत्व है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए है आपका कि संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है, यह कथन किसका कहा गया है। ये रैमसे मेयोर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी कब। आपका ये हुई थी कब नहीं पूछ रहा है, कब हुई थी आपका स्टेटमेंट में दे दिया है, आपका हो जाएगा इसमें ये कैबिनेट मिशन के आने के बाद। ठीक है। तो ये 1946 में आपका आया कैबिनेट मिशन, और उसी साल आपका घोषणा कर दिया गया कौन, अंतरिम सरकार की घोषणा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माण सभा में नहीं था। इसमें हो जाएगा आपका हिंदू महासभा, ये इसमें कोई अस्तित्व में नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 59 क्वेश्चन है कि भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था। ये फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला देखते हैं 60 नंबर, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। ध्यान देंगे आंतरिक अशांति के लिए, ठीक है, आपका शब्द यूज हुआ है सशस्त्र विद्रोह। तो ये पूछ रहा है आपका कि किस संशोधन में हुआ है, आपका हो जाएगा यही 44वां संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आ रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो यहाँ पर 8वीं अनुसूची में हम लोग का ये पहले तो यहाँ देखिए 22 भाषाएं थी। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऑप्शन में 8वीं चूंकि दिया आपका 18 भी दिया हुआ है, और यहाँ पर 22 भाषाएं अभी हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पर तो पूछ रहा है आपका कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो शुरू या बाद का नहीं पूछ रहा है, तो हम लोग अभी हाल फिलहाल है की बात है, तो ये हम लोग लेकर चलेंगे 22। तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपका कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं। तो ये देखिए नियुक्त होते हैं, न कि हम लोग निर्वाचित करते हैं। निर्वाचित तो हम लोग विधायकों का सांसदों का करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो अपना कैबिनेट मंत्री के मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, नियुक्त होते हैं ये आपको। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालीन संकेत नहीं है।
इसमें आपका लाभ में कमी ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए है कि स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है। देखिए अब हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी तो हम लोग फटाफट से आधा क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, तो हम लोग लगभग उसके आसपास में है, फटाफट से मारते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ABC करके। बाकी जो बताने लायक होगा बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना हो, ये है आपका स्वर्ण बुलियन मान। नेक्स्ट है विश्व बैंक का एक अन्य नाम कौन सा है, उसको बोलते हैं आंतरिक पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति हो जाएगा, दूध से आपका वर्गीज कुरियन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विदेशी मुद्राओं पर मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो यहाँ पर विदेशी मुद्रा दर का मतलब बताना है हम लोग का। तो विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए जो दर यूज होता है वो है आपका विदेशी मुद्रा दर। 68 क्वेश्चन देखते हैं मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में क्या प्रभाव पड़ता है, आपका वृद्धि हो जाती है। 69 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है, तो नहीं है आपका, तो वो आपका चेक को बोला गया है वैकल्पिक धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कर है आपका कि लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है, ये आपका सिडबी हो जाएगा लघु उद्योग का, ठीक है, ये स्मॉल इंडस्ट्री हो जाएगा, तो आपका लघु उद्योग ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है, मतलब आपका IDBI जो है इसकी स्थापना कब हुई है, तो ये ले लेंगे हम लोग जुलाई 1964 हो जाएगी। 72 क्वेश्चन देखिए भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सेबी का है, अधिकार में अधिकृत है उसके अंतर्गत। अगला देखिए है तापगतिक का प्रथम नियम सामान्यता किससे संबंधित मामला है, ये हो जाएगा आपका ऊर्जा के संरक्षण नियम पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। नेक्स्ट है कि प्लांक नियतांक का SI यूनिट कौन सा है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपका, जूल सेकेंड होता है, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट, ध्यान देंगे, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और इसका कभी कभी मान पूछ देता है, ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट का जो मान होता है वो होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, करें कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, तो उसका जो है श्वेत जो होता है वो ताप का अवशोषक नहीं होता है, खराब अवशोषक होता है, और परावर्तक होता है, क्योंकि वो परावर्तन कर देगा उसका, तो उसमें ऊर्जा सम्माहित नहीं होगी और वो ताप नहीं अवशोषित करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अभिक्रिया उष्मा निर्भर, इसी क्वेश्चन पे आपको एक चीज़ बता दें कि जो गोरे लोग होते हैं उनको ठंडी ज़्यादा लगती है अपेक्षा तो काले लोगों की, क्योंकि इसमें प्रकाश का अवशोषण बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आते हैं 76 नंबर, करें कि अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती है किस पे, तो उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है उसमें आपका हीट डिपेंडेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें दो धातुओं का सोल्डरन किसके द्वारा किस वजह से हो जाती है, तो वो असंजन बल के कारण होता है सोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, जब किसी पोषण खंड को पानी में डुबोया जाता है, पाषाण है, जब किसी पत्थर को पानी में डुबोया जाता है तो वह सामान में पानी के व्यवस्थित कर देता है, तो वह जो है किसके बराबर व्यवस्थित होता है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये किसका है आपका आर्किमिडीज का है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है यह कहता है कि अगर किसी वस्तु को पानी में या किसी भी आप वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो जो आपका पानी विस्थापित होता है वो उसके द्रव्यमान का, मतलब पानी का जो द्रव्यमान होगा उसके द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक है। तो द्रव्यमान आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आयतन भी दिया हुआ है, तो आयतन आपको नहीं समझना है, ठीक है। पानी में डुबोएंगे तो वह सामान में पानी को विस्थापित कर देगा, तो पानी का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा आपका 1 मिनट। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग,
तो यहाँ आयतन भी ही आपका कहना सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर है तो पत्थर का डिस्प्लेसमेंट जो है, हालांकि अधिकांशतः आपका सी ही लेंगे, द्रव्यमान आपका सही होगा। आप इसको डाउटफुल ले लेंगे, आप लोग कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से द्रव्यमान रहेगा, क्या आपका जवाब इसमें कौन सा हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। ऊपर वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, उसको अच्छे से विश्लेषण कर लेंगे हम लोग। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। तो कह रहे हैं अधिक जलन किस में होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको गर्म जलन होगा भाप में, क्योंकि इसमें क्या होता है, गुप्त ऊष्मा जो होती है वह बहुत अधिक होती है, इसलिए इसमें जलन काफ़ी होगी। आइए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित, जो परमाणु है वो किसका थ्योरी दिया हुआ है, ये हो जाएगा जॉन डाल्टन का। अगला क्वेश्चन है कि कौन से दो आधारभूत बल को न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल का उपलब्ध करा सकता है। तो ये है गुरुत्वीय बल भी लगेगा और नाभिकीय बल भी लगेगा। गुरुत्वीय बल तो सार्वत्रिक है, ये सभी चीज़ में लगेगा, और नाभिकीय बल चूंकि यह आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात है भाई, तो नाभिकीय बल रहेगा ही रहेगा। 82 देखिए, कह रहा है कि परमाणु तत्व संख्या अगर 29 है तो 29 आपका किससे संबंधित है। तो देखिए अगर आपको 1s 2s 2p sp d ब्लॉक जो होता है, sp-df ब्लॉक, ये 4 ब्लॉकेज जो हैं उसमें आपका 29 जो है वो पड़ जाएगा आपका डी ब्लॉक का, ठीक है। डी ब्लॉक इसमें ले लेंगे। अगर 1s 2s 2p 3s सजाएंगे तो इसमें आपका डी आएगा लास्ट में, तो डी आपका डी ब्लॉक को इंडिकेट करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है। तो ध्यान देंगे हमारा जो बना हुआ है पीरियोडिक टेबल वो किस पे है, तो आपको बोल सकते हैं वो परमाणु संख्या पे है। तो वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। और इसमें कन्फ्यूजन वाली एक और चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या लगभग बराबर बोलते हैं हम लोग। तो देखिए किसी भी चीज़ में अधिकांशतः भाग कौन सा लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे कि ये जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये आपका सही ज़्यादातर यूज़फुल है, तो हम लोग ज़्यादा ऑप्शन बी ही लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है। तो इसमें देखिए अमोनिया जो है ये जलीय विलयन में क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा, ठीक है। आपका एक ये प्रॉपर्टी जिसका हो जाएगा क्षारीय है चूंकि। चलिए अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है, और ये लाल को क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला, तो क्या हो जाएगा, क्षारीय बोलेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपका 85 की पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण से हो जाता है। तो देखिए ये जो है आप समझ सकते हैं कि इसमें जो होता है सेलुलोज इसमें सेलुलोज यूज होता है, क्योंकि वो एक नेचुरली चीज़ है पेड़ का, तो सेलुलोज में इसमें ऑक्सीकरण हो जाता है और वो आपका उसका ऑक्सीकरण के कारण उसका कलर जो है चेंज हो जाती है। अब देखिए पीतल में क्या पाया जाता है, तो तांबा और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है आपका पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन पाया जाता है लगभग कितना, 62% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं, जिह्वा खट्टा स्वाद जो है वो किस भाग में मिलता है, ठीक है। तो ये जो हमारे जीभ के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं ये हम लोग बोलेंगे, ये जो किनारे किनारे पार्श्व मतलब वही हो गया आपका किनारे वाली जो चीज़ है उसमें आपका खट्टा जो है अधिकांश स्वाद पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 89। कड़वा सबसे पीछे होता है, इसी कारण उल्टी करते हैं तो उसका ज़्यादा देर तक हम लोग को महसूस होती है, क्योंकि यही सबसे पीछे होती है उसका। 89 देखिए कर रहा है कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 90 देखिए कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास या वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है, वो है आपका प्रोटीन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 का है कि लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलती है। तो इसमें हो जाएगा आपका डाइस्टेट,
ठीक है, डाइस्टेस जो है वो लाल चना में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए एंजाइम जो होता है वो होता है एक तरह का प्रोटीन, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। एंजाइम क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 93 का रहा है कि लार किसके पाचन में मदद करता है, स्टार्च का हो जाएगा। चलिए 94 है कि अन्न एक समृद्ध स्रोत है, तो अन्न भी क्या है, स्टार्च का ही मानते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो रेनिन द्वारा होता है आपका दूध से दही। चलिए 96 देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है, तो ये विटामिन ए जो है यह यकृत कर लेती है और यकृत में ही पाया जाता है। आपको ये मछली की यकृत में ही विटामिन ए रहता है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए 97 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना गिरजाघर जो है वो सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में अवस्थित है, ये तो जाना पहचाना क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। कहाँ मिल जाएगा आपका, केरल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 98 क्वेश्चन आपका जा रहा है, कह रहा है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, तो पुरी आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, भगवान जगन्नाथ के लिए, तो हमारा जगन्नाथ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 99 देखिए है कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका कामाख्या का एक और नाम था, आपका नाम भूल रहे हम, काम नगरी या कुछ ऐसे बोला जाता था, बाद में इसका नाम कामाख्या पड़ा। तो कामाख्या मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा आपका असम। कमेंट कर दीजिएगा, हमको याद आ जाए कौन नगर बोलते थे कामाख्या को, याद नहीं आ रहा है कमेंट कर लेंगे, हमको भी याद आ जाए भाई। जिन लोगों को याद होगा कमेंट कर देंगे कृपया। अगला देखिए कर रहा है कि किस देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नहावा सेवा जो है वो किस राज्य का है, ये पड़ जाता है आपका महाराष्ट्र में। 101 नंबर देखिए बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था, अंग के थे, ठीक है ब्रह्मदत्त। चलिए अगला देखिए है कि मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीता था, तो ये आपका दामोदर गुप्त को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है नंदवंश के संस्थापक कौन है, तो महापद्मानंद है। और अंतिम भी पूछता है कभी कभी, तो ये घनानंद हो जाएगा। 104 देखिए कह रहा है बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था, तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ यही गयासुद्दीन तुगलक जो है माना जाता है कि बिहार में ये आक्रमणकारी था पहला। अब देखिए यहाँ पर सासाराम किसके आक्रमणकारी, मतलब बाह्य आक्रमणकारी, ध्यान देंगे ये चीज क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि सासाराम किसके मकबरे के लिए है, तो शेरशाह सूरी का यहाँ मकबरा है। अगला देखिए 105 हो गया, 106। अब देखिए यहाँ इसमें देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए हसन खां सूर और इस्लाम शाह उपरोक्त सभी भी दे रहा है आपका। तो यहाँ पर एक तो शेरशाह के लिए प्रसिद्ध है ही, लेकिन उसी में और भी देखिए दिया, उसी के साथ साथ में गड़ा हुआ है और भी लोगों का दफन किया गया है, तो इसमें आपका सभी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन देखे तो ध्यान में आया, हसन खां सूरी भी हो जाएगा और इस्लाम शाह भी हो जाएगा, तो ये आपका सभी का मकबरा आपका सासाराम में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे, तो सबसे पहले आपका इसमें पुर्तगालियों का आगमन है। अगला देखिए 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था, तो नवाब मीर जाफर का हो जाएगा। देखिए बीपीएससी का क्या है कि वो आपका बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 10 क्वेश्चन के आसपास रहती है। तो ये देखिए आप क्वेश्चन का जो नया बुक लाया हूँ, थोड़ा विलम्ब हो गया लेकिन बहुत ही सटीक लाया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं, करें बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था, 1912 हो जाएगा, 1912 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था, तो ये बिहार ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
बिहार राज्य में जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति जो है संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें लगभग ये सब सही है। देखिए इसमें कांग्रेस का समर्थन ये आपका गलत हो जाएगा, समर्थन नहीं था। अगला देखते हैं, कह रहा है कि शंकरपुर नामक जगह पर टेलीकॉम सैटेलाइट सब स्टेशन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? शंकरपुर नामक जगह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका टेलीकॉम या फिर स्टेटाइट सोप स्टोन जो पाया जाता है खनिज एक प्रकार की, यह प्रसिद्ध है शंकरपुर। तो ये बिहार के किस जिले में पड़ जाता है? मुंगेर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की, बिहार के सारण प्रमंडल में, जो सारण का प्रमंडल है पूरा, उसमें कितने जिलों का समाहित किया गया है? 3 हो जाएंगे इसमें, सारण, सिवान और गोपालगंज है। अगला देखिए है कि फेल्सपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? यह आपका हो जाएगा दक्षिण सीमांत आपका क्षेत्र में हो जाएगा। कौन कौन सा? तो इसमें हम लोग ले लेंगे, दोनों आपका ऑप्शन दिखाई दे ही रहा है, गया और जमुई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए और बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में कौन सा नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो गंगा के दक्षिणी मैदान में देख लेंगे, या गंगा में कौन सहायक नदी नहीं है इसमें, तो बागमती ले लेना है। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ एवं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये देखिए प्रसिद्ध है आपका बिहार ही, और यहाँ मुजफ्फरपुर का क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की जो है ये लीची जो है इसको जीआई टैग भी दी गई है। 118 क्वेश्चन है कि आपका बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाई कहाँ अवस्थित है? भागलपुर का है। अगला देखिए है कि जनगणना 2001 की तुलना में 11 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो क्या हुआ है? तो बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे कम आपका हो जाएगा कैमूर, क्योंकि भाई पहाड़ है। इसके बाद जमुई भी पहाड़ी क्षेत्र है, तो क्षेत्र जहाँ पहाड़ है वहाँ तो क्षेत्र गिनाएगा ही, लेकिन आबादी वहाँ कम हो जाती है। तो कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे राजगीर के गृतकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? ये बिंबिसार हो जाएगा। अगला देखिए है कि पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जो जल मंदिर है उसका संबंध जल मंदिर का पड़ जाता है, वो है डेडिकेटेड जैन धर्मों को। अगला है बिहार बजट जो है 21-22 का आकार क्या है, उसमें कितना रखा गया है, ये बताया हुआ क्वेश्चन है आपका 2,18,303 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को शपथ ली है? तो ये आपका 16 नवंबर हो जाएगा 2020। अगला है कि राष्ट्र भाषा प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक किसने जारी की है? आपका हो जाएगा अमित शाह का है। नेक्स्ट आपका देखिए कह रहा है भारत का प्रथम लिथियम प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? भारत में आपका ये ध्यान देंगे गुजरात हो जाएगी। 127 है कि निम्नलिखित में से किस वेटलैंड्स को पक्षी अभ्यारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है? तो ये है आपका कल्लीबल्ली, कहाँ पड़ जाता है आपका? तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि काला नमक चावल या बुध चावल किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश का है ये बुध चावल या काला नमक चावल। अगला है कि भारतीय रेलवे द्वारा किस कंपनी का प्रथम रेलवे स्टेशन पिकअप कियोस्क स्थापित किया गया है? ये अमेजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा है। अगला देखिए कि किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उत्पादन कंपनी द्वारा टैंगी एप्लीकेशन डू इट योरसेल्फ सेवा प्रारंभ
की गई है, यह है गूगल का। अगला देखते हैं, कह रहा है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता जो है बनाक करीमा का संबंध, ये जो बनाक करीमा किस देश की हैं, पाकिस्तान के हो जाता है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित उदय योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो उदय योजना है आपका विद्युत मंत्रालय का, ठीक है। ये पहले भी क्वेश्चन शायद आया होगा किसी कंपटीशन में। अगला देखिए है कि किस नदी को विश्व की सबसे कमजोर वाटर टावर में से एक के रूप में चयनित किया गया है, तो इसमें देखिए आपका सिंधु नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2019 के तहत अनुसूचित जाति में शामिल होने वाले परिवारा, तलवाड़ा और सिद्धि समुदाय जो है यह किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक के आ जाएंगे, ठीक है। इनको क्या किया गया है, अनुसूचित जनजाति में इसको जोड़ा गया है। अगला है कि प्रत्येक वर्ष कला उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये हो जाएगा आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिकोत्सव को संबोधित किया। यह पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी, आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का, प्रबुद्ध भारत। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने देश का पहला जेंडर पार्क का संचालन शुरू किया है, आपका केरल हो जाएगी। नेक्स्ट है, किस प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी ने छोटे खेत वाले खेतों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले कीटनाशक स्प्रेयर विकसित किया है। इसका यूट्यूब पे वीडियो भी देखा होगा, वो आपको हेलीकॉप्टर टाइप का है, वो उड़ाकर क्या करता है कि स्प्रेइंग कर देता है। उससे होता है हमारा ये है कि समय भी बचती है और फसल भी, जैसे हम लोग उसमें घुस कर अगर छिड़काव करते हैं तो वो फसल भी नष्ट होती है, तो उसके लिए ये चालू किया गया था। और ये किसका दिया हुआ है, आईआईटी खड़गपुर का। नेक्स्ट है कि भारत किस वर्ष तक यूरोपीय संघ को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा, यह है आपका 2030 का लक्ष्य। नेक्स्ट है कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी, यह है आपका लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं, भगवान बुद्ध को। पूछ रहा है आपसे कि द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा पुस्तक किसने लिखी है, ये है आपका तमाल बंदोपाध्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2020 के साथ भारत के संशोधित सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी की है। यह आपका किस देश से संबंधित है, तो फिलीपींस और अफगानिस्तान का है ये आपका। 143 देखिए, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड कॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है, ये उड़ीसा राज्य सरकार की है। नेक्स्ट 144 है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि, देखिए और करेंट का है आपका, हरिद्वार में जो आयोजित है आपका कुंभ, कर है घटाकर कितने दिन कर दी गई है, ये अब मात्र 30 दिनों की होगी। नेक्स्ट है कि टी.एन. कृष्णन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा गलत है। डायरेक्ट आंसर इसका बताते हैं आपका डी है, वह चेन्नई विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इसका जो है ये असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन, बाकी तीनों सही है, पढ़ लेंगे आप लोग, वीडियो को देख लेंगे। 146 कह रहा है कि गंगा उत्सव 2020 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें देखिए भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा तो कभी किया नहीं जाएगा, तो यही आपका गलत हो जाएगा, आपका बी ले लेना है, बाकी सब सही दिया हुआ है। कह रहा है देखिए, कह रहा है राजस्थान में मास्क अनिवार्य करने के कानून से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इसमें हम लोग देखते हैं आपको, इसमें देखिए इसमें जो है कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो ये सभी कथन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसके अनुसार फिर बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल इसमें कथन आपका दे रहा है एक और दो कथन सही है, आप लोग देख लेंगे, कथन दो कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 149 करें, मोबाइल एप्लीकेशन
सेचा समाधान, ठीक है, सेचा समाधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, कूट के अनुसार फिर बताना है। तो इसका भी दो कथन है, दोनों आपका दो कथन, एक और दो सही हो जाएगा। अगला देखिए आपका यही कथन दिया हुआ है, तो कथन के अनुसार आपको ये लास्ट क्वेश्चन शायद कितना है, 150 है। 150 का ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 1, 2 और 3 कथन इसमें आपका सही है। तो 1, 2 और 3, 4 नंबर नहीं लेंगे। तो आपका इस तरह से ये 150 सेट का क्वेश्चन होता है। 1 घंटा का टाइम ओवर हो गया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कैसा सेट लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।